my channel, it's official, and yes, I'm there with you with number 6 of engineering chemistry, that is corrosion. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपका यूनिट 6 जो है आई गारंटी यू कि कवर हो जाएगा. एंड और ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सारे के सारे जो केमिस्ट्री के आपके यूनिट्स है ना फॉर एंड सेम ऑल्सो, वो सारे के सारे जो है ना अब कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद. तो आप मेरे चैनल पे जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हो. इंजीनियरिंग रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा. जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसके रिलेटेड मिल ही जाएगा. बाकी आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग. SME, फिजिक्स, BEE ये तो सब कंप्लीटेड है. ठीक है, PPS भी कंप्लीटेड है. BXC केमिस्ट्री और ग्राफिक्स के ऊपर आई एम वर्किंग. ठीक है, मैकेनिक्स भी है हमारे पास. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि एक यूनिट जो है वो कवर हो चुका है. मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करने का सोचा, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक ऐसा वॉलेटाइल सा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें इसके अंदर रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सो फॉर दैट पर्पस ओनली. लेकिन हाँ, लास्ट यूनिट है तो वो एम मेरा कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद हम BXC कंप्लीट करेंगे एंड देन साइमल्टेनियसली हमारी चीज़ें चलती रहेंगी. तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो. कॉज देखो यहाँ पर यूनिट 1, चलो यूनिट 1 और 2 तो आपके इनसे रिलेटेड है, लेकिन हाँ 3 कंप्लीटेड है वन शॉट में. 4, 5 भी आपको जो है पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में कवर्ड है. 5th भी आपका वन शॉट में कवर्ड है. एंड ये वाली वीडियो में आपको यूनिट 6 मिल जाएगा. मैं इतना ही कहूँगी कि मतलब चैनल पे आप जब अगर हो सब्सक्राइब करे हुए हो तो आपको इसका फुल फ़ायदा उठाना चाहिए. एंड आपके स्टडी में ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर देखेंगे, यानी कि ये यूनिट करोजन साइंस है इसका नाम. ठीक है, तो बहुत इजीली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. एंड आज जो है मतलब थोड़ा सा मैंने सेटअप जो है वो चेंज किया है, तो मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है आज. तो आपको सब समझ में आ जाएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को, लास्ट यूनिट को हमारे केमिस्ट्री के. वो है करोजन. देखो, करोजन के बारे में हम मतलब बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो अब जो है कंप्लीट यूनिट, यानी कि कंप्लीट उसके रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़नी है. तो बहुत सिंपल है. एंड जैसे कि केमिस्ट्री है तो ज़्यादातर लर्निंग करनी पड़ेगी इसके अंदर हमें. तो बस यही हमारा एम होगा. धीरे धीरे चैप्टर वाइज जाएंगे, फ्लो में जाएंगे, सब हमारा लर्न हो जाएगा. ठीक है, बस यही कहूँगी कि फोकस लेवल बढ़ा दीजिए. इसके सारे PDF नोट्स वगैरह आपको मेंबरशिप के अंदर मिल जाएंगे. तो जिन लोगों ने भी गोल्ड मेंबरशिप परचेज करी है उनको वो सब मिल जाएगा इजीली. ठीक है, तो आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो एंड सेम से पहले ज्वाइन कर लीजिए, आपकी ही बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6, दैट इज करोजन साइंस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें करोजन क्या है इसका डेफिनेशन पढ़ना होगा. दैट इज योर, इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल. ठीक है, करोजन किसके रिलेटेड होता है, तो मेटल से रिलेटेड होता है. एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसकी खराबी होना है ना. द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, या तो केमिकल या तो इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ एनवायरनमेंट स्टार्टिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि सरफेस ऑफ मेटल को डिस्ट्रक्ट करना बाय एनवायरनमेंट. ठीक है, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक कुछ भी हो सकता है. दैट इज योर करोजन. ठीक है, रस्ट जो है इसका मेन एग्जाम्पल होता है. करोजन रस्ट के वजह से ही होता है. ठीक है, ये वाला डेफिनेशन आई थिंक आपको कहीं से तो रिलेट होता होगा. आई थिंक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यूनिट फर्स्ट या सेकेंड के अंदर है, मतलब इससे रिलेटेड ही है. सेम डेफिनेशन याद आए तो मुझे बताना. तो चलिए अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन, लाइक इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ एनवायरनमेंट स्टार्टिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल. ठीक है, आई होप लर्न हो चुका है. 2 टाइप्स ऑफ करोजन है हमारे पास, दैट इज ड्राई करोजन एंड वेट करोजन. ठीक है, ड्राई करोजन को हम एटमॉस्फेरिक करोजन भी बोलते हैं एंड डायरेक्ट केमिकल करोजन भी बोला जाता है. तो बेसिकली आपको जो करोजन एग्जाम में लिखना है तो वो आप ड्राई करोजन यूज कर सकते हो. देन वेट करोजन. ठीक है, इसको इमर्स्ड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन भी बोला जाता है. ठीक है, तो चलिए टाइप में हमारा फर्स्ट आ जाता है ड्राई करोजन. ठीक है, तो ड्राई करोजन को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो जैसे कि
ड्राई है ना, तो मतलब इसमें वाटर वेपर ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। ओके, तो क्या इंक्लूड होगा, देखो, दिस टाइप ऑफ करोजन अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से ड्राई करोजन होता है। आई होप कि क्लियर हो रहा है। ड्राई करोजन और वेट करोजन में ही मतलब हमें ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो इन्हीं पे बेस्ड होता है, लाइक डिफाइन करोजन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आपको ऐसे करना होगा, अदरवाइज ड्राई करोजन सेपरेट क्वेश्चन आएगा एंड वेट करोजन सेपरेट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो दोनों ही इंडिविजुअली बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ड्राई करोजन जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, सो दिस टाइप ऑफ करोजन अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया एक्सेट्रा एंड फ्लो ऑफ द हॉट लिक्विड्स। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से हमारा ड्राई करोजन होता है। ठीक है, डायरेक्ट अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड फ्लो ऑफ हॉट लिक्विड्स। आई होप क्लियर है। देन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड आई हैव रिटन कि ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ड्राई करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आपको पूछा जाता है, तो मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ड्राई करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन गैस का मैकेनिज्म। तो आपको बताना है कि देयर आर 4 स्टेप्स। कौन से 4 स्टेप्स हैं, देखो, फर्स्ट है एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। एड्सॉर्प्शन, ओके, एब्सॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। फिर उसका डिसोसिएशन होना उस ऑक्सीजन एटम का इन द मेटल एटम। देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, करेक्ट, ऑक्सीडेशन में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल, यह है थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप फाइनली फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर और फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये है ड्राई करोजन का मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम के थ्रू। तो ये है डायग्राम। फर्स्ट देखो, यहाँ पर आपका है मेटल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो मेटल है, ये इसके ऊपर जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स जब इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेटल एटम्स ऑन मेटल सरफेस। ये जो है हमने ये मेटल एटम्स शो करे हैं। ठीक है, मेटल सरफेस के ऊपर जो मेटल एटम्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर शो करे हैं एंड ऊपर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल शो करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप आपका हो रहा है किसका, एड्सॉर्प्शन वाला। ठीक है, यानी कि दोनों भी आपके मेटल एटम और ऑक्सीजन एटम जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। देन उसके बाद क्या होगा, देखो, तो डिसोसिएशन है ना, सेकंड स्टेप हमने डिसोसिएशन पढ़ा था। तो हमारा जो ऑक्सीजन एंड मेटल एटम्स है ये एक दूसरे के अंदर डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा थर्ड स्टेप। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इधर क्या होगा कि पॉजिटिव, जैसे कि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड आपके ऑक्सीजन एटम के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। इसके वजह से ही ऑक्साइड लेयर जो है ऐसे फॉर्म होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम के थ्रू आप जब एक्सप्लेन करोगे अगर पेपर के अंदर, तो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर एग्जामिनर कि आपको हाँ कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अगेन आई विल रिवाइज दोज 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन मेटल सरफेस। उसके बाद है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू मेटल एटम एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल एटम एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ओके, ये 4 स्टेप्स है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप कर सकते हो एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। ठीक है, आप इसमें क्या दिखाना है, सबसे पहले आपको मेटल का दिखाना है एंड देन ऑक्सीजन के साथ जो हो रहा है वो दिखाना है। क्लियर, तो मेटल के साथ देखो आप दिखा सकते हो। ऑफकोर्स मेटल क्या करता है, मेटल पॉजिटिव अपने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर मैंने बैलेंस करके दिखाया है रिएक्शन। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि मेटल एटम है उसका आयन प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। करेक्ट, देन ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव
2 मतलब आयन फॉर्म मिलेगा हमें ऑक्सीजन का। आई होप क्लियर हो गया है। जस्ट यहाँ पर बैलेंसिंग की वजह से रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल है रिएक्शंस। एंड यहाँ पर जब आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में एंड यहाँ पर रिएक्टेड साइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो मेटल है वो यहाँ पर लिख लेना है एंड नीचे वाला जो रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन है वो लिख लेना है। एंड एट द एंड यहाँ पर आपको 2m प्लस n एंड प्लस n टाइम्स ऑफ O माइनस 2, यानी कि अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो आपको M2O2 मिलेगा एंड M2O2 इज नथिंग बट योर ऑक्साइड लेयर। आई होप क्लियर हो गया है ऑक्साइड लेयर कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट योर करोजन प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, जिंक का जिंक ऑक्साइड होती है ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर की कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑक्साइड लेयर कैसे फॉर्म होती है, ठीक है ना, तो उसका पूरा मैकेनिज्म था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर सकते हो। देखो बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं वापस से आपको लेके चलती हूँ मैकेनिज्म के ऊपर। तो ड्राई करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन में सबसे पहले आपको लिखना है 4 स्टेप्स, ठीक है। एंड अगर सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है तो आप करोजन की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देन लिख सकते हो कि करोजन के 2 टाइप्स हैं, ड्राई करोजन एंड वेट करोजन। उसके बाद जो आपका टॉपिक है मैकेनिज्म, वहां से आप स्टार्ट करो, ये 4 स्टेप्स लिखो, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम्स आप शो कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल डायग्राम्स है। एंड देन रिएक्शंस कैरी मार्क्स, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जांपल शो कर सकते हो ऑक्साइड लेयर के, है ना, सिंपल। चलो इसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड लेयर्स। तो 4 टाइप्स की ऑक्साइड लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है, उनको डिफाइन करने आ सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन नेचर और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड लेयर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पोरस, नॉन पोरस, अनस्टेबल और वोलेटाइल ऑक्साइड लेयर, ठीक है। जो पोरस है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, और अगर पोर्स प्रेजेंट है तो वो क्या है, नॉन प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ ऑक्साइड लेयर है, ठीक है। उसके बाद नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर, नॉन पोरस यानी कि उसके अंदर पोर्स नहीं है, इसका मतलब वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है, करेक्ट। देन अनस्टेबल ऑक्साइड लेयर, ठीक है, अनस्टेबल ऑक्साइड लेयर है क्योंकि हम देखेंगे इसके डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसका नाम अनस्टेबल है। एंड वोलेटाइल ऑक्साइड लेयर, ठीक है। तो ये 4 ऑक्साइड लेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है इनके ऊपर। तो चलिए फर्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज पोरस ऑक्साइड लेयर। बिलीव मी बहुत सिंपल है, जस्ट आपको नेम पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि इस ऑक्साइड लेयर का काम क्या है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट है आपका पोरस, तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, इफ द ऑक्साइड लेयर इज पोरस, यानी कि आपकी अगर ऑक्साइड लेयर पोरस है, देयरफॉर थ्रू पोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस टेक्स प्लेस एंड मेटल अंडरगोस करोजन, यानी कि जैसे कि वो पोरस है ना, हम पोरस की बात कर रहे हैं उस ऑक्साइड लेयर की, तो आपके जो पोर्स हैं उसमें से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन गैस पास हो सकती है ना, तो उसका सर्कुलेशन जो है ना वो हो सकता है पोरस ऑक्साइड लेयर के अंदर। सो इसी वजह से जो है करोजन हो सकता है अगर आपका पोरस ऑक्साइड लेयर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि करोजन होगा या नहीं होगा, क्लियर। तो पोरस ऑक्साइड लेयर में आप क्या लिखोगे, इफ द ऑक्साइड लेयर इज पोरस देयरफॉर थ्रू पोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस टेक्स प्लेस एंड मेटल अंडरगोस करोजन। आप एग्जांपल दोगे, पोरस ऑक्साइड लेयर का एग्जांपल क्या है, देखो सोडियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है। तो आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये अच्छे से याद रख सकते हो क्योंकि वो राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, अदरवाइज आपको ऑक्साइड लेयर्स के एग्जांपल में कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो सोडियम, आयरन या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये याद रख सकते हो। रिएक्शन एक हाथ करके दिखा दो, सिंपल है क्योंकि आपको सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर दिखानी है। यानी कि अगर कैल्शियम है, सपोज यहाँ पे कैल्शियम मैंने लिया एंड ऑक्सीजन लिया, तो इसका प्रोडक्ट हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड होने वाला है, तो इसको सिर्फ बैलेंस करके दिखा दिया तो ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम देखोगे, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, करेक्ट। सो दिस इज द थिंग, लाइक आप ऐसे शो कर सकते हो एग्जांपल्स। तो ये हो जाता है फर्स्ट टाइप, दैट इज योर पोरस वन। उसके बाद है नॉन पोरस, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर शॉर्ट डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पर जो मैंने पेंसिल में लिखा हुआ है ना, तो ये डेफिनेशन आप समझ सकते हो। एंड यस ये भी लिखा तो आपको कंप्लीट मार्क्स ही मिलेंगे, अदरवाइज ये जो मैंने लिखा है ये थोड़ा सा डिटेल्ड आपका डेफिनेशन हो जाता है।
तो सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, इसी से आपको समझ में आ जाएगा एंड ये वाला फिर आपको इजी लगेगा। क्या है देखो, इफ ऑक्साइड लेयर इज नॉन पोरस, ठीक है, यानी कि आपके ऑक्साइड लेयर में पोर्स नहीं है, यानी कि प्रोटेक्टिव है, ठीक है। सो इट इज व्हाट, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग लेयर, ठीक है ना, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग लेयर है, तो यहाँ पर आपका करोजन नहीं होगा। पोरस के अंदर करोजन होगा क्योंकि उसके अंदर पोर्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस पॉसिबल है, जिसके वजह से हमें पता है कि करोजन किसके वजह से होता है, तो ऑक्सीजन के वजह से ही होता है, मेन कंपोनेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, तो अगर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस हो रहा है तो पोरस में कोरोजन होगा। नॉन पोरस में अगर यहाँ पर नॉन पोरस है यानी कि प्रोटेक्टिव है, दैट मीन्स इट इज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग लेयर, सो फर्दर करोजन ऑफ मेटल विल स्टॉप, ठीक है। अब देख सकते हैं हम ये वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ ऑक्साइड फिल्म इज स्टेबल, नॉन पोरस, स्ट्रॉन्ग, well adhered to the metal surface and self-heating, then further corrosion stops, as the oxide film formed after some initial corrosion of surface acts as a barrier and detaches the underlying metal from the corroding oxygen or other gases, ठीक है। आप चाहो तो ये लर्न करो, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि ये वाला जो मैंने पेंसिल में लिखा है ना, आप वो प्रेफर कर सकते हो एंड सिंपल टू लर्न है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग लेयर होगी, स्टेबल लेयर होगी, तो फर्दर करोजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वेरियस मेटल्स कैन सेफगार्ड देम सॉल्व बाय सच इम्परवियस मेटल ऑक्साइड फिल्म्स, यानी कि उसका बस बताया हुआ है सम मेटल एक्ट एज सेफगार्ड, ठीक है। तो ये मेटल्स को यूज करा जाता है क्योंकि इनमें करोजन होने के चांसेस नहीं है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर के वजह से। एग्जांपल्स क्या है इनके, तो क्रोमियम, टीन, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, मोनल मेटल, ब्रोंज, एल्यूमिनियम एलॉयज एक्सेट्रा। तो इसमें से आप सिर्फ 3 ये याद रख सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एग्जाम्पल्स इनफ होते हैं, ठीक है। क्रोमियम, टिन, जिंक आप एक्सप्लेन मतलब लिख सकते हो, एंड जो कि आप एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रहे हो ना, वही आप नीचे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का क्या बनेगा, Al2O3, क्रोमियम ऑक्सीजन का Cr2O3, जिंक ऑक्साइड का सिंपल है, कॉपर ऑक्साइड का भी सिंपल है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। एंड द थर्ड वन दैट इज अनस्टेबल। क्यों है अनस्टेबल, इसका आंसर अब आपको जस्ट मिल जाएगा। क्यों इसको अनस्टेबल बोला जाता है, देखो, व्हेन द ऑक्साइड फिल्म फॉर्म्ड इज अनस्टेबल इट डिकम्पोजेस बैक इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा, देखो ड्राई करोजन के अंदर जाके आप देखो, यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो हमने डायग्राम देखा, यहाँ पर क्या है कि मेटल एटम है एंड ऑक्सीजन है, जब ये कंबाइन होंगे, करेक्ट, जब ये कंबाइन होंगे तब जाके हमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर मिलेगा। लेकिन अनस्टेबल ऑक्साइड लेयर में क्या हो रहा है, जैसे ही ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो रही है वापस से वो टूट जा रही है हमारे मेटल और ऑक्सीजन एटम के अंदर, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो इसी वजह से जो है हमें उसको अनस्टेबल बोला जा रहा है, ठीक है ना। सो व्हेन द ऑक्साइड फिल्म फॉर्म्ड इज अनस्टेबल एंड इट डिकम्पोजेस बैक इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन, देन देयर इज नो करोजन, ठीक है, करोजन ही नहीं होगा उस वक्त, ठीक है। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर। इसमें सिर्फ आप सिल्वर का जो है ना दिखा सकते हो क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो Ag प्लस O2, 4Ag प्लस O2 बैलेंस्ड में आपको ट्वाइस Ag2O मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट ऑक्साइड लेयर की फिल्म है आपकी वॉलेटाइल, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इफ द मेटल ऑक्साइड फिल्म इज वॉलेटाइल देन इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि जैसे ही आपकी ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो रही है वो वैसे ही, मतलब वो वॉलेटाइल उसको क्यों बोला है, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जा रही है ना, साइमल्टेनियसली इवेपोरेट हो रही है। इसका मतलब मेटल फिल्म जैसे ही फॉर्म हो रही है वैसे ही इवेपोरेट हो रही है, ठीक है। सो द अंडरलाइंग फ्रेश मेटल इज एक्सपोज्ड फॉर फर्दर अटैक बाय ऑक्सीजन, यानी कि जैसे ही मेटल फिल्म हमारी बन रही है, फॉर्म हो रही है, वैसे ही वो इवेपोरेट हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेटल है वो बार बार किसके कांटेक्ट में आ जा रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जा रहा है, सो इट अंडरगोस करोजन, ठीक है। आई होप क्लियर है। वॉलेटाइल भी इसका एग्जांपल याद रखना, एक ही एग्जांपल है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इसका जो रिएक्शन है मोलिब्डेनम प्लस ऑक्सीजन, तो आपको मोलिब्डेनम ऑक्साइड मिल जाता है जो कि बहुत वॉलेटाइल है एंड इवेपोरेट हो जाता है सून एज इट फॉर्म्स, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गए। 4 ऑक्साइड फिल्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोरस, देन नॉन पोरस, देन स्टेबल एंड देन वोलेटाइल, ठीक है। आई होप क्लियर है।
नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि मतलब आपके छोटे छोटे 2, 3, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है, पिलिंग बेडवर्थ रेशो और रूल, ठीक है, इसको PBR भी बोलते हैं। तो ये क्या है, देखो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम, ठीक है। तो यानी कि जो मेटल ऑक्साइड की वॉल्यूम है, ठीक है, वो आपको न्यूमरेटर में रखना है, एंड जो इतना मेटल कंज्यूम हुआ है उसकी वॉल्यूम को आपको डिनोमिनेटर में रखना है। क्लियर? सो दैट इज योर PBR रेशियो। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस रूल गिव्स एन आइडिया अबाउट वेदर द ऑक्साइड लेयर इज पोरस और नॉन पोरस, ठीक है। इसी हमें रूल की वजह से समझ में आ जाता है कि आपकी जो ऑक्साइड लेयर है वो पोरस है या फिर नॉन पोरस है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, देखो नीचे आपको समझ में आ जाएगा। रूल स्टेट्स व्हाट? So the rule states if the volume of metal oxide is smaller, यानी कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड है, देन द ऑक्साइड लेयर इज पोरस, यानी कि देखो यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज स्मॉलर, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको क्या मिलेगी, PBR की वैल्यू जो भी मिलेगी वो होगी आपकी पोरस, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड स्मॉलर है वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड से, ठीक है, तो जो आपकी ऑक्साइड लेयर है वो पोरस होगी। एंड अगर आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड बड़ा है देन वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम, देन आपकी जो लेयर होगी ऑक्साइड लेयर वो नॉन पोरस होगी। क्लियर? आई रिपीट, जब वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड स्मॉलर होगी देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड, तो जो भी आपको PBR रेशियो मिलेगा तो वो किसके करस्पॉन्ड होगा, आपके ऑक्साइड लेयर के, ठीक है, वो बताएगा कि आपकी ऑक्साइड लेयर क्या है, पोरस है। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड अगर लार्जर है देन वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड, तो आपका जो लेयर होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोरस, यानी कि प्रोटेक्टिव होगा। वही लिखा है मैंने रूल के अंदर, आप पढ़ सकते हो। द रूल स्टेट्स दैट इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड, देन द ऑक्साइड लेयर इज पोरस, एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम्ड देन द ऑक्साइड लेयर इज नॉन पोरस। है ना, कितना सिंपल कंसेप्ट है। मतलब ऐसा है कि अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, एंड अगर आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, आप लिखोगे क्या, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इफ PBR इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन 1.45 देन द ऑक्सीजन जो ऑक्साइड लेयर है इट इज नॉन पोरस या फिर प्रोटेक्टिव, आप कह सकते हो। 1 से 1.45 के बीच में अगर रेशो है तो आपकी जो ऑक्साइड लेयर होगी वो नॉन पोरस होगी। आई होप क्लियर है। ये जो है ना फॉर्मूला बस इतना ध्यान में रखो, बाकी आप लिख सकते हो खुद ही, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो जाता है। देन ड्राई करोजन हमने ड्यू टू ऑक्सीजन देख लिया। अब ड्यू टू अदर गैसेस, ठीक है, तो ड्यू टू अदर गैसेस पर भी क्वेश्चन आता है। बिलीव मी बहुत सिंपल है। क्या करोगे, आपको अलग अलग गैसेस का जो है ना रिएक्शन बताना है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे तो ड्यू टू क्लोरीन, ठीक है, Cl2 क्लोरीन, तो रिएक्शन आपको दिखाना है। कोई भी मेटल आप ले सकते हो, उसका रिएक्शन करके दिखा सकते हो। यहाँ पर जो मैंने लिया है वो सिल्वर लिया है, क्या, Ag, ठीक है। तो जब आपका सिल्वर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो आपको AgCl मिलेगा। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा है, इफ AgCl लेयर इज ऑब्टेन्ड इट इज वेरी थिन एंड प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि बहुत ज्यादा मोटी लेयर है तो वहां पर क्या होगा, करोजन नहीं होगा, क्योंकि उसके थिन होने के वजह से, प्रोटेक्टिव होने के वजह से जो मतलब ऑक्सीजन का जो कंटिन्यूअलिटी है ना, ऑक्सीजन जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकता है हमारे मेटल लेयर के अंदर, तो इसी के वजह से करोजन नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया है आपको। तो बस आपको यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि जो आपकी AgCl की लेयर है वो थिन और प्रोटेक्टिव लेयर है, इसकी वजह से करोजन नहीं होगा। करोजन होगा या नहीं होगा ये मेंशन करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ड्यू टू क्लोरीन क्या लिखोगे आप, 2Ag प्लस Cl2 क्या देगा आपको, 2AgCl। if AgCl layer is obtained it is very thin and protective layer, there is no corrosion, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट आपका ड्यू टू क्लोरीन। लेकिन हाँ एक और आप दिखा सकते हो कि अगर मेटल क्या है आपका Sn है, ठीक है, अगर मेटल आपका Sn यानी कि टिन है, तो आप जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे उसको तो आपको SnCl4 मिलेगा। तो ये जो है ये भी थिन है लेकिन नॉन प्रोटेक्टिव है,
थिन है लेकिन नॉन प्रोटेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, पोरस है, तो इसका मतलब यहाँ पर करोजन होगा। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन जो है वो उसमें करोजन होगा या नहीं होगा उस गैस की वजह से, तो वो मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल क्या है। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा ड्यू टू क्लोरीन। फिर है ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। हमारे पास कौन से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, SO2 और SO3। तो यहाँ पर जब आप H2O को यानी कि वाटर से हमें दिखाना है किसका, सल्फर का रिएक्शन। ठीक है, तो H2O जब SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें H2SO3 मिलेगा। देखो यहाँ पर H2, यहाँ पर S और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। तो सिंपल, हमें कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमें आंसर प्रोडक्ट मिल गया। क्या है वो, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, एंड जब हमारा H2O जब SO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा रिएक्शन दिखाना है। देन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, हमें ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, सो ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल से हमें मिलते हैं। सो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड अटैक ऑन मेटालिक सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल अंडरगोस करोजन। समझ में आ गया। सो ये जो ऑक्साइड्स हैं जैसे कि हमें फ्यूल से मिलते हैं, एंड जब ये SO2 हमें रिएक्ट करता है हमारे मेटल सरफेस के साथ तो वो क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, एंड जिसके वजह से करोजन होता है उस पर्टिकुलर मेटल में। तो ये वाले जो करोजन है ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने मिलेंगे, तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, क्योंकि फ्यूल का कंबशन होता है डायरेक्टली जो मेटल्स उसके सरफेस के कांटेक्ट में है तो वो वहां पर जो है करोजन देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू टू सल्फर। नाउ ड्यू टू नाइट्रोजन आप देख सकते हो, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो यहाँ पर आप देखोगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड N2O5 है। ठीक है, तो ये तीनों का जो है आपको रिएक्शन आप दिखा सकते हो किसके साथ, देखो पहले NO2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो NO2 प्लस O3 हमें यहाँ पर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है, NO3 प्लस O2 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखो वापस NO2 जब आपके ये वाले NO3 के साथ जो यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको देखो तो आपको थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड लेयर यहाँ पर ऑक्साइड का जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो यहाँ पर मिल जाएगा N2O5, एंड जब ये आपके H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, HNO3। तो हमें पता है HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो जैसे हमने पहले लिखा यहाँ पर H2SO4 फॉर्म हो रहा था जिसके वजह से मेटल अंडरगो करोजन, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है, देन मेटल अंडरगो करोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो फ्यूल के कंबशन से हमें मिल रहा है, एंड व्हेन नाइट्रोजन अटैक ऑन मेटालिक सरफेस इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, मेटल अंडरगो करोजन। ठीक है, आई होप थर्ड भी क्लियर हो गया होगा। नाउ ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड से देखोगे तो कार्बन का हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एंड ये वाला भी हमने पढ़ा हुआ है ना, सिंपल है ये रिएक्शन, जब हमारा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बोनिक एसिड मिलेगा है ना, H2CO3। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, वही सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस याद कर लोगे एंड आपका वो सल्फर के लिए भी चल जाएगा, नाइट्रोजन के लिए भी चल जाएगा एंड कार्बन के लिए भी। तो क्या है वो, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड अटैक ऑन मेटालिक सरफेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, मेटल अंडरगोज करोजन। ठीक है, तो ये हो जाता है फोर्थ। फिफ्थ क्या है, देखो डीकार्बोराइजेशन। अब डीकार्बोराइजेशन में क्या आएगा, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन और कार्बाइड from the metal by hydrogen gas at high temperature is called as decarburization। देखो D का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और कार्बोराइजेशन यानी कि कार्बन का रिमूवल। ठीक है, तो कार्बन या फिर कार्बाइड में भी अगर है तो फ्रॉम मेटल बाय हाइड्रोजन गैस अगर इनका रिमूवल हो रहा है एट हाई टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज योर डीकार्बोराइजेशन। ठीक है, सिंपल है, I repeat the definition. It is the process of removal of carbon or carbide from the metal by hydrogen gas at high temperature is called as what, your decarborization। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखो, रिएक्शन में क्या दिखाओगे, कार्बन जो कि स्टील में प्रेजेंट है एंड वो अगर हाइड्रोजन, क्योंकि देखो हमने मेंशन किया है बाय हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन जब आपका रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ तो एट हाई टेम्परेचर आपको क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा यानी कि मीथेन। सो ड्यू टू डीकार्बोराइजेशन मैकेनिकल
केमिकल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी मीथेन के फॉर्मेशन से, एंड देयरफॉर मेटल अंडरगोस करोजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेटल अंडरगोस करोजन। फिर लास्ट जो है वो है आपका हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट यानी कि देखो ब्रेकिंग ऑफ मेटल एट वीक रीजन्स बाय H2 accumulation in metal is called as H2 embrittlement। यानी कि जो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है वो जब भी हमारे मेटल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मेटल को क्या बना देगा, वीक बना देगा। ठीक है, एंड जैसे ही वो वीक बनता है, ब्रिटल बनता है, तो वो क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा वहां से। दैट इज कॉल्ड एज H2 एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, सो ब्रेकिंग ऑफ मेटल एट वीक रीजन बाय हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन इन मेटल इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, सो ड्यू टू हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट मेटल अंडरगोस करोजन। क्लियर। सो यहाँ पर हमने ये 6 पॉइंट्स देख लिए ड्यू टू अदर गैसेस के अंदर। आई होप क्लियर है। फर्स्ट हमने ड्यू टू क्लोरीन देखा, रिएक्शन याद रखना 2 क्लोरीन के लिए है, एंड देन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 SO3, ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 NO3 N2O5, ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO2 एंड डीकार्बोनाइजेशन एंड H2 एम्ब्रिटलमेंट। क्लियर। तो ये पूरा कंसेप्ट हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन ड्यू टू अदर गैसेस के अंदर आया इन ड्राई करोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ड्राई करोजन खत्म होता है, एंड नाउ वी कम टू वेट करोजन। ठीक है, तो वेट करोजन में क्या होने वाला है, देखो दिस करोजन अकर्स ड्यू टू एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया। ठीक है, एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया का मतलब क्या है, वाटर। ठीक है, वाटर रिलेटेड अगर है आपका कंडक्टिंग मीडिया, सो वहां पर करोजन जो होगा दैट इज कॉल्ड एज योर वेट करोजन। जैसे मैंने आपको ड्राई करोजन के अंदर बताया था कि उसके अंदर वाटर वेपर वगैरह इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, देखो डायरेक्ट अटैक ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ड्राई करोजन के अंदर। वेट करोजन में रिलेटेड टू वाटर होने वाला है, तो एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया के वजह से जो करोजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज योर वेट करोजन। क्लियर। ऑल्सो याद रखना विद द फॉर्मेशन ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक एरियाज, हमें कैथोडिक और एनोडिक एरियाज जो है ना वो फॉर्म करने हैं। ठीक है, तब जाके आपका जो करोजन होगा दैट इज योर वेट करोजन। 2 टाइप्स के करोजन है, देखो गैल्वेनिक सेल वेट करोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल वेट करोजन। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एक डिफरेंशियल एरेशन वेट करोजन भी आ जाता है। तो फर्स्ट है आपका गैल्वेनिक सेल वेट करोजन, तो उसके अंदर क्या होगा, देखो इट इज ड्यू टू एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स called as galvanic cell wet corrosion। ठीक है, it is due to aqueous conducting media due to formation of galvanic cells। galvanic cells फॉर्म हो रहे हैं, इसी के वजह से आपको क्या होगा, जो भी आपका करोजन होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल वेट करोजन, है ना, सिंपल। तो वही है, एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया फॉर्म होगा एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स इट इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल वेट करोजन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आई रिपीट, इट इज ड्यू टू एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल वेट करोजन। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या आ जाते हैं, देखो सबसे पहली कंडीशन है आपकी व्हेन 2 डिसिमिलर मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, है ना, 2 डिसिमिलर मेटल्स। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, तो वो जब 2 डिसिमिलर मेटल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तो गैल्वेनिक सेल वेट करोजन होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो हायर पार्ट जो है आपके मेटल का वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, यानी कि रिएक्टिव हो जाएगा, एंड लोअर पार्ट ऑफ मेटल जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में बता दिया है कि कैथोडिक एंड एनोडिक एरियाज फॉर्म होंगे, है ना। तो जैसे कैथोडिक और एनोडिक एरियाज फॉर्म होंगे वो डिसिमिलर मेटल्स के अंदर कहाँ फॉर्म होंगे, तो हायर पार्ट जो होगा वो मेटल का एनोड फॉर्म करेगा एंड लोअर पार्ट जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। लाइक दिस आपका गैल्वेनिक सेल वेट करोजन होगा अगर 2 डिसिमिलर मेटल्स हैं। सेकेंड आप देखोगे तो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ मेटल, है ना, तो जो स्ट्रेस्ड पार्ट होगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा एंड जो अनस्ट्रेस्ड पार्ट होगा वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। क्लियर। देन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के अंदर आप लिख सकते हो कि टाइनी गैल्वेनिक सेल्स जो फॉर्म होते हैं वो इम्प्योरिटीज की वजह से फॉर्म होते हैं, एंड अगर गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म हो जाएंगे तो गैल्वेनिक सेल वेट करोजन होगा। क्लियर। तो ये हो जाती हैं गैल्वेनिक सेल वेट करोजन की
तीन कंडीशंस, ठीक है। आई रिपीट द डेफिनेशन एंड कंडीशंस। क्या है देखो, इट इज ड्यू टू एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स इज कॉल्ड एज योर गैल्वेनिक सेल वेट करोजन। कंडीशंस में आप क्या लिख सकते हो, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर गैल्वेनिक सेल वेट करोजन अकर्स, ठीक है। सेकेंड में देखो, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ मेटल, स्ट्रेस्ड पार्ट एनोड की तरह एक्ट करेगा और अनस्ट्रेस्ड पार्ट जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की वजह से हमने पढ़ा हुआ है कि गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म होती हैं, एंड अगर गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म होती हैं तो आपका गैल्वेनिक सेल वेट करोजन होगा। देन सेकेंड देखो, सेकेंड टाइप है आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल वेट करोजन, ठीक है। तो वो आप कैसे लिखोगे, देखो सिंपल, जैसे हमने ऊपर गैल्वेनिक में कैसे लिखा, देखो उसका डेफिनेशन, इट इज ड्यू टू एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, इट इज ड्यू टू एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, यानी कि जो टाइप है, कॉन्सेंट्रेशन है या फिर गैल्वेनिक है, उसी हिसाब से आपको फ्रेम करना है डेफिनेशन। इट इज ड्यू टू एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल इज कॉल्ड एज योर कॉन्सेंट्रेशन सेल वेट करोजन, ठीक है। इसी के अंदर आता है डिफरेंशियल एरेशन वेट करोजन। इसको आप कैसे देखो डिफाइन करोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेरिएशन इन ऑक्सीजन परसेंटेज ऑन मेटल सरफेस, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज डिफरेंशियल एरेशन सेल्स एंड टाइप ऑफ करोजन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल एरेशन वेट करोजन। यानी कि जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वेरी कर सकती है ना, कभी ज्यादा कभी कम, सो उसी की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम डिफरेंशियल एरेशन सेल्स बोलते हैं। क्लियर, आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आर फॉर्म ड्यू टू वेरिएशन इन ऑक्सीजन परसेंटेज ऑन मेटल सरफेस एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज योर डिफरेंशियल एरेशन सेल्स, ठीक है। एंड ये वाला जो टाइप का मतलब आपका जो करोजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एरेशन वेट करोजन, ठीक है। इसमें देखो कंडीशंस, वही आपको हर जगह क्या करना है, एनोड और कैथोड जो है ना, रीजन्स या फिर एरियाज आप कह सकते हो, उन्हें आपको मेंशन करना है। तो देखो, पार्शियली डिप्ड पार्ट ऑफ मेटल इन एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया, यानी कि आप क्या देखो, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि आपका देखो पार्शियली डिप्ड पार्ट ऑफ मेटल, अगर हम शिप इन सी वाटर ये इमेजिन करें तो हमें समझ में आता है कि जो शिप है उसका जो नीचे का पार्ट है वो पार्शियली डिप होता है आपका मेटल का जो है वाटर के अंदर है ना, तो वो आपका वाटर क्या है, एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया, तो वही है आपका क्या एग्जाम्पल, पार्शियली डिप्ड पार्ट ऑफ मेटल इन एक्वियस कंडक्टिंग मीडिया, ठीक है। उसके बाद है पार्शियली बरीड पार्ट ऑफ मेटल इन ग्राउंड, यानी कि आपका जैसे लाइट पोल होता है ना, लाइट पोल हम देखते हैं तो उसमें जो पार्शियली जो मेटल का पार्ट होता है वो नीचे का वो बरीड होता है ना, ग्राउंड के अंदर, तो वो भी आपका एग्जाम्पल बन सकता है। देन क्रीवाइसेस एंड पार्शियली रप्चर्ड ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। रप्चर्ड भी जो है वो भी आपका, अब देखो इसमें अलग अलग कैथोड और एनोडिक एरियाज फॉर्म होते हैं, है ना, तो इसी की वजह से यहाँ पर कौन सा करोजन होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल वेट करोजन, ठीक है। तो चलो, अब जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ड्राई करोजन इंपॉर्टेंट था, इजी भी था, वैसे ही मैकेनिज्म ऑफ वेट करोजन है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, कैसे आप डिफाइन करोगे, देखो तो वेट करोजन मैकेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन रिएक्शन ऑन एनोड एंड रिएक्शन ऑन कैथोड, तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है या फिर कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, उन दोनों भी रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है हमारा वेट करोजन का मैकेनिज्म, ठीक है। रेट ऑफ वेट करोजन इज फास्टर देन रेट ऑफ ड्राई करोजन। क्लियर, जो आपका वेट करोजन है ये ज्यादा तेजी से होता है, या फिर आप कह सकते हो रेट उसका फास्टर है देन योर ड्राई करोजन का रेट, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि हमने कहा कि रिएक्शन ऑन एनोड एंड रिएक्शन ऑन कैथोड पर डिपेंड करता है हमारा वेट करोजन, तो रिएक्शन ऑन एनोड पे क्या होगा, देखो तो सबसे पहले एनोड पे हमें याद रखना है कि ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो देखो आप कैसे लिखोगे, द मेटल एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ एनोड पास इनटू कंडक्टिंग मीडिया by forming metal ions and leaving behind electrons, यानी कि सिंपली आपको ये रिएक्शन याद रखना है एंड उससे आप ये फ्रेम कर सकते हो, कैसे, तो देखो मेटल एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ एनोड है ना,
मेटल एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ एनोड, जब ये पास करेंगे इनटू कंडक्टिंग मीडियम तो ये क्या फॉर्म करेंगे, देखो तो मेटल आयन फॉर्म करेंगे, मेटल आयन फॉर्म हो गया एंड लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लीव हो गए, है ना। तो बस आपको ये रिएक्शन को जो है ना अच्छी वे में लिखना है ताकि आप डेफिनेशन बना पाओ। मेटल एटम्स ऑन सरफेस ऑफ एनोड pass into conducting medium by forming metal ions and leaving behind electrons। अब यहाँ पर मेटल है तो कोई मेटल का एक एग्जाम्पल ले लो, आयरन ले लो एंड उसका आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ये होता है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन ऑन एनोड। रिएक्शन ऑन कैथोड में हमें पता है क्या होगा, रिडक्शन होने वाला है, तो क्या लिखोगे आप, द इलेक्ट्रॉन्स विच लेफ्ट ऑन द एनोडिक पार्ट, है ना। तो देखो जब एनोड में हम देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, है ना, तो यही इलेक्ट्रॉन अब आगे हमारी किस में आ रहे हैं, कैथोड के रिएक्शन में आ रहे हैं। देखो द इलेक्ट्रॉन्स विच लेफ्ट ऑन द एनोडिक पार्ट, द फ्लो टू द कैथोडिक पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग और करोडिंग मीडियम, दे ब्रिंग अबाउट वन ऑफ द रिएक्शन लाइक हाइड्रोजन लिबरेशन और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। समझ में आया। देखो जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमें एनोडिक पार्ट के अंदर मिले थे, ठीक है, सो वो हमारे फ्लो होंगे कैथोडिक पार्ट के अंदर। अब हमारे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो कंडक्टिंग मीडिया या फिर करोडिंग मीडिया हम कह सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन लिबरेशन होगा या ऑक्सीजन लिबरेशन होगा। क्लियर। तो आपको देखो रिएक्शन ऑन कैथोड के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन लिबरेशन और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो आपका कैथोडिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कैथोडिक पार्ट के ऊपर फ्लो करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग और करोडिंग मीडिया हमें या तो हाइड्रोजन लिबरेशन मिलता है या फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मिलता है। तो चलिए क्लियर करके देख लेते हैं कि हाइड्रोजन लिबरेशन क्या है। तो देखो हाइड्रोजन लिबरेशन या फिर हाइड्रोजन इवोल्यूशन आप कह सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे, इफ करोडिंग मीडियम इज एसिडिक देन हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द मीडियम दे कैप्चर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड देयर इज अ हाइड्रोजन लिबरेशन टेकिंग प्लेस। यानी कि देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डिपेंड्स ऑन व्हाट, करोजन और करोडिंग और कंडक्टिंग मीडिया, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो जो करोडिंग मीडिया है वो क्या है, यहाँ पर एसिडिक है। समझ में आ गया। तो अगर करोडिंग मीडिया एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो फ्रॉम द देन हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द मीडियम दे कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड। जैसे कि वो एसिडिक है ना, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे कैथोड में से एंड देयर इज अ हाइड्रोजन लिबरेशन टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ एसिडिक है तो आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा, करेक्ट। तो करोजन जैसे कि आपको मैंने बोल दिया है कि डिपेंड करता है आपके करोडिंग या फिर करोजन मीडियम पे। सो बस वही आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेशन में आप एसिडिक बताओगे और ये बताओगे कि जो H+ आयंस है वो मीडियम में से क्या करते हैं, दे कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड एंड देयर इज अ हाइड्रोजन लिबरेशन टेकिंग प्लेस। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये है, आप डायग्राम दिखा सकते हो किसके लिए, हाइड्रोजन लिबरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है एसिडिक मीडिया, एसिडिक मीडिया के अंदर ये देखो ये जो है आपका ये टी शेप क्या नजर आ रहा है, टी मत लर्न कर लेना, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको टी लर्न करके जाते हैं। ये है स्क्रू, ठीक है, नट स्क्रू है जिसमें हम रिएक्शन देख रहे हैं कि इसके ऊपर कैसे हाइड्रोजन लिबरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो नट स्क्रू है ये आपके एसिडिक मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन लिबरेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एनोड फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर एनोड होगा एंड नीचे जो है वो कैथोड होगा, ठीक है। तो ये जो नट स्क्रू है ये स्टील का बना हुआ है। क्लियर। तो देखो जैसे कि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करेंगे उसके हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा एंड जैसे ही हाइड्रोजन मिलेगा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन लिबरेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये है, आप इसका डायग्राम समझ सकते हो, हाइड्रोजन लिबरेशन एंड जो ऊपर हमने रिएक्शंस देखे ना तो वही रिएक्शंस आपको नीचे शो करने हैं रिएक्शन के अंदर। तो देखो कैथोड में आप क्या बताओगे, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2H देंगे। देखो जैसे भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यही वाला रिएक्शन नीचे लिखा है ना, तो बस। और ओवरऑल रिएक्शन आप क्या दिखा सकते हो, जैसे कि आप देखो वो स्टील का है ना, आयरन आप यहाँ पर शो कर सकते हो, तो वो मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स हमें एलिमिनेट कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, Fe2+ और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन लिबरेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन लिबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आया तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। तो कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, देखो
इफ द करोडिंग मीडियम इज न्यूट्रल और अल्कलाइन, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि करोडिंग मीडियम आपका वहां पर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लिबरेशन में क्या था, एसिडिक था। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में आपका करोडिंग मीडियम होगा न्यूट्रल और अल्कलाइन, ठीक है, कंटेनिंग सम ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड देन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल और अल्कलाइन ये याद रखना है। तो वहां पर जो है ऑक्सीजन गैस का रिमूवल होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, बस इसी वजह से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीचे एनोडिक पार्ट है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल का, सपोज, ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल का आपका डायग्राम है। नीचे जो है आपका एनोडिक पार्ट होगा, ऊपर जो है वो आपका कैथोडिक पार्ट होगा। यहाँ पर देखो ये जो करोजन प्रोडक्ट है ना, ये करोजन का लेयर आप कह सकते हो, ये फॉर्म हुआ है, टीन कोटेड सरफेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जरा से रप्चर्ड पार्ट से हमें क्या मिल रहे हैं, आयन के जो भी आपके एटम्स है ना, पॉजिटिव एटम्स, वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कोटिंग है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपका ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप डिफरेंशियल एरेशन कैसे होगा, तो डिफरेंशियल एरेशन के अंदर यहाँ पर देखो एयर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंशियल एरेशन सेल है, यहाँ पर नीचे एनोड होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आ रहे हैं। ये जो है करोजन प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर ड्रॉप की वजह से होगा, समझ में आ गया। यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, ऊपर वाटर ड्रॉप थी क्या, नहीं थी, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट था। यहाँ पर जो है वाटर ड्रॉप या फिर आप कह सकते हो क्या, मॉइस्ट डस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एयर जो है वो एयर भी है एंड वाटर ड्रॉप भी है। तो ये वाला करोजन प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म होगा, तो ये दिखा सकते हो। कैथोड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले रिएक्शन होगा, जिसमें हमें OH माइनस ऑक्सीडेशन में मिलेगा। ओवरऑल रिएक्शन में आपको यही वाला रिएक्शन जो है ना, मेटल के साथ दिखा देना है, Fe के साथ, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इससे देखो आप रस्ट कैसे फॉर्म करोगे, तो ये जो है आपको जो प्रोडक्ट मिला है फेरस हाइड्रोक्साइड, तो इफ मीडियम कंटेनिंग इनफ ऑक्सीजन देन ये जो है अंडरगो ऑक्सीडेशन अगेन, क्योंकि अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तो ये अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, रस्ट और वाटर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड आप देखोगे तो प्लेटिंग, प्लेटिंग का कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक डेफिनेशन एग्जाम्पल है। क्या है प्लेटिंग, इफ कैथोड पार्ट इज in contact with higher placed metal in galvanic series then the ions deposited on cathode are called as plating, ठीक है। प्लेटिंग कैसे होती है, अगर आपका कैथोड पार्ट जो है वो इन कॉन्टैक्ट विथ हाइयर प्लेस्ड मेटल है ना, गैल्वेनिक सीरीज में हमने हाइयर मेटल लोअर मेटल ये पढ़ा हुआ है ना, तो यही इसी हिसाब से हमें एनोडिक और कैथोडिक डिसाइड करने रहते थे एरियाज। वैसे ही यहाँ पर देखो जो कैथोडिक पार्ट है अगर वो इन कॉन्टैक्ट में है उस मेटल के जो गैल्वेनिक सीरीज में हाइयर प्लेस्ड है ना, हाइयर प्लेस्ड है गैल्वेनिक सीरीज के अंदर, तो वो द आयंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, दिस इज नथिंग बट प्लेटिंग। एग्जांपल आप लिख सकते हो कॉपर और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो आपको कैथोड मिल जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन, ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो बहुत सिंपल है एंड 4 से 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है एंड अगर दोनों भी पूछ लिया तो 6 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट ये दो फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ मेटल के अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ मेटल इन गैल्वेनिक सीरीज, है ना, हाइयर प्लेस्ड मेटल है या फिर क्या है आपका लोअर प्लेस्ड मेटल है। अगर हाइयर प्लेस्ड मेटल होगा तो आपका करोजन होगा एंड अगर नहीं होगा, अगर लोअर प्लेस्ड मेटल होगा तो करोजन नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड है रिलेटिव एरियाज ऑफ एनोड एंड कैथोड, यानी कि अगर एनोड स्मॉलर है एंड कैथोड लार्जर है तो रेट ऑफ करोजन इंक्रीजेस, ठीक है। एंड वैसे ही अगर एनोड लार्जर है कैथोड स्मॉलर है तो रेट ऑफ करोजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ करोजन बताना है होगा या नहीं होगा, एंड होगा तो फास्टर होगा या स्लोअर होगा, जो भी वो बताना होता है फैक्टर्स के अंदर। थर्ड देख सकते हो आप प्यूरिटी ऑफ मेटल, तो यानी कि अगर मेटल प्योर है तो करोजन को वो रेजिस्ट करेगा, है ना। तो अगर मेटल जैसे कि हमने पढ़ा इम्प्योरिटीज की वजह से गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म होती है एंड हमने वो तो देख ही लिया कि गैल्वेनिक सेल से हमारा वेट करोजन होता है ना। तो अगर हमें करोजन को रेजिस्ट करवाना है, अगर उसको हमें नहीं करवाना है तो हम प्योर मेटल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो नेचर ऑफ मेटल लेयर ऑक्साइड लेयर
नेचर ऑफ ऑक्साइड लेयर, तो पोरस या नॉन पोरस पे डिपेंड करता है। अब ये तो हम अच्छे से समझ गए कि पोरस यानी कि नॉन प्रोटेक्टिव होती है तो वहां पर करोजन होगा, नॉन पोरस यानी कि प्रोटेक्टिव होती है तो वहां पर करोजन नहीं होगा। क्लियर। फिर देख सकते हो आप साइज ऑफ मेटल आयन यानी कि फिजिकल स्टेट पर भी हमारा डिपेंड करता है क्या, करोजन। तो साइज ऑफ मेटल आयन यानी कि जितना स्मॉलर होगा उतना ज्यादा आपका करोजन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। फिर देखोगे तो ओवर वोल्टेज यानी कि ओवर पोटेंशियल की बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो ओवर वोल्टेज में हाई ओवर वोल्टेज ऑफ मेटल लेस करोजन होगा। ठीक है। तो ओवर वोल्टेज अगर आपको इसका डेफिनेशन देखना है तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन समझने के लिए ओवर वोल्टेज क्या होता है देखो, तो टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ मेटल इन गैल्वेनिक सीरीज एक्स्ट्रा वोल्टेज जो रिक्वायर होती है दैट इज योर ओवर वोल्टेज। क्लियर। तो ये हो जाते हैं सब नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ एनवायरनमेंट सिंपल है, देखो टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड नेचर ऑफ आयंस। तो टेम्परेचर में आप कैसे बता सकते हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ ड्राई एंड वेट करोजन भी इंक्रीज होंगे। ठीक है। मॉइस्चर भी अगर देखो सेम, अगर मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ ड्राई एंड वेट करोजन इंक्रीज होगा। पीएच अगर एसिडिक मीडिया है तभी आपका रेट ऑफ करोजन इंक्रीज होगा। ठीक है। कंडीशन क्या है, एसिडिक मीडिया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी किसकी, एक्वेस कंडक्टिंग मीडिया की, तो आपका वेट करोजन ही इंक्रीज होगा। समझ में आ गया। फिर है नेचर ऑफ आयंस, क्लोराइड आयन या फिर आपका यहाँ पर NO3 आयन, ये सब एक्सेट्रा आप शो कर सकते हो नेचर ऑफ आयंस में। क्यों, देखो दीज आयंस हैव द एबिलिटी टू ब्रेक नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है। देयरफॉर वेट करोजन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। फॉस्फेट, सिलिकेट, ऑक्सलेट आयंस have the ability to slow down the rate of wet corrosion। अब इनमें से आपको 4, 5, 6 जितने भी बोलेगा क्वेश्चन के अंदर उतने आपको लिखने हैं। देखो मैंने मैक्सिमम देखो नेचर ऑफ मेटल के 6 दिए हैं एंड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के 5 गिवन है। ठीक है। तो आपको कोई भी बोल सकता है, अगर आपको सिर्फ फैक्टर्स पूछा है तो आप दोनों में से दोनों भी लिख सकते हो या फिर दोनों में से जो आपको याद आ रहे हैं वो लिख सकते हो। क्लियर। देन देखो यहाँ पर आपका आ जाता है अब इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज करोजन प्रोटेक्शन कंट्रोल मेथड्स। ठीक है। तो इसके अंदर अब हम अलग अलग प्रोटेक्शन मेथड्स देखेंगे। ठीक, ताकि ये वाला पार्ट 1 आप देख लो एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में दे दूंगी, क्योंकि ये भी थोड़ा लेंदी एंड मैं नहीं चाह रही हूँ, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं भगा रही हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, पार्ट्स में कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इससे पहले हमने क्या कर लिए हैं, देखो जो भी हमने कर लिए हैं यहाँ तक नेचर तक कर लिया है हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग तक कर लिया, नेचर ऑफ मेटल, एनवायरनमेंट, वेट करोजन कंप्लीट हो चुका है, ड्राई करोजन कंप्लीट हो चुका है। तो सिर्फ अभी ये जो है ना हमारे करोजन प्रोटेक्शन वाली टेक्निक्स बाकी हैं। ठीक है। इसके आगे देख सकते हो आप, लंबा है यूनिट जो है ना। फिर एनोडिक प्रोटेक्शन भी देखना, इसके अंदर भी आपके अलग अलग एप्लीकेशंस वगैरह भी है ना। फिर ये है सरफेस क्लीनिंग मेथड्स, चलो ये तो सिंपल है। मेटालिक कोटिंग्स, तो ये भी देखो बड़ा चैप्टर है, अभी बाकी है हमें। हॉट डिपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सीमेंटेशन, मेटल क्लैडिंग, ये सब पढ़ना होगा। तो चलिए ज्यादा बल्कि नहीं करते हैं, वीडियो को भी शॉर्ट रखते हैं। तो आपका जो है ना इसको मैं पार्ट 1 कर देती हूँ, सोचा तो था कि 1 शॉट कर दूंगी, चलो कोई बात नहीं। क्या कर लेंगे, 2 पार्ट्स में कर लेंगे। जैसे हमने 4th यूनिट कर लिया है ना, पता भी नहीं चला, इतना बड़ा यूनिट आपका लेंदी यूनिट सिंपल फॉर्मेट में हो चुका है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप सिर्फ क्या करो, जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया है ना वो रिवाइज कर लो। ठीक है। रिवाइज कर लो एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मैं इसकी दे दूंगी। इसके बाद थोड़ा गैप लेके मैं वो रिकॉर्ड कर लूंगी एंड आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो बस अभी मुझे भी बहुत ज्यादा ये हो गया कि मतलब कंटिन्यूस बोलना पड़ता है ना। तो चलिए अभी के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पर ही। आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला रिवाइज करना। ठीक है। एंड पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। क्लियर। एंड इसके बाद आपको BXC का जो 3rd यूनिट का पार्ट 2 है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है सिलेबस कंप्लीट करने की। आप बस क्या करो, पढ़ते रहो, जितना आपको मैं दे रही हूँ ना उतना आप कवर करते रहो, क्योंकि अभी तक हमारा बहुत, देखो 1 हफ्ते में ही बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो जो लोग लास्ट में देखने वाले हैं, मैं उनके हिसाब से तो वीडियोस नहीं बना रही हूँ, मैं उनके हिसाब से बना रही हूँ जो कि रेगुलर बेसिस पे मुझसे कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो उनके हिसाब से मैं मतलब कंप्लीट उनका शेड्यूल है
उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। कल का देखो जैसे मैंने गैप रखा, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम रोज के 1-2 2-3 करना ही है कंप्लीट, ऐसा नहीं। आप गैप ले सकते हो। कल के गैप से आई होप कि बहुत लोगों ने अपना जिनका बचा हुआ होगा उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। क्योंकि आई नो कि मुझे भी बनाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एक साथ बोलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वैसे ही आपको सुनने में भी उतना ध्यान देने में भी मतलब इशू आता होगा। हर चीज इज नॉट लाइक कि आप कभी भी पढ़ सकते हो एंड लाइक दैट। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे एंड पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जस्ट इतना ही बोलूंगी कि स्टडी करो, बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो बस चलिए यहीं पर स्टॉप करती हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।